तो नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हिंदी की क्लास में। जैसा कि पहले हिंदी की क्लास में पश्चिमी हिंदी तक मैंने बता दिया था। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियाँ आती हैं? 5 बोलियाँ आती हैं। उसके आगे उसी क्रम में आगे प्यारे बच्चों चलते हैं। पश्चिमी हिंदी से आगे राजस्थानी के बारे में बता रहा था। राजस्थानी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं? तो देखिए, यहीं से शायद वो पहली वीडियो ख़त्म हो गई थी। राजस्थानी के अंतर्गत आप नोट करेंगे, राजस्थानी में भी कितनी बोलियाँ आती है? 4 बोलियाँ प्यारे बच्चों राजस्थानी के अंतर्गत आती है। तो देखिए, 4 बोलियाँ कौन सी राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं? जयपुरी, ठीक है जी, मारवाड़ी राजस्थानी के अंतर्गत ये बोली शामिल है। और उसके बाद मलावी है एक, जो राजस्थानी के अंतर्गत आती है, और एक मेवाती, जो राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियाँ हैं। ये चारों बोलियाँ राजस्थान के अंतर्गत आती हैं। और पहली वीडियो में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मैं बता चुका था कितनी आती हैं। 5 बोलियाँ पश्चिमी हिंदी में आती हैं। ब्रज भाषा के बारे में, कन्नौज के बारे में, खड़ी बोली के बारे में, हरियाणवी के बारे में या बुंदेली के बारे में, ये 5 पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और राजस्थान में 4 बोलियां शामिल हैं प्यारे बच्चों। तो अगला देखिए, अगला पॉइंट इस तरफ देख लेते हैं, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां शामिल हैं? तो देखिए, एक छत्तीसगढ़ी आएगी पूर्वी हिंदी में। कौन सी बोली आएगी? छत्तीसगढ़ी, जो छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में या छत्तीसगढ़ के जिलों में बोली जाती है प्यारे बच्चों। समझ पा रहे होंगे नाम से ही। इसके बाद एक अवधी आती है, अवधी बोली आती है। अवधी बोली आप जानते हैं, यूपी के पूर्वांचल वाले हिस्से में बहुत बड़े पैमाने पर बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भी बोली जाती है, और बिहार से लगे हुए हिस्सों में भी बोली जाती है। इसके बाद आता है एक बघेली, ये बुंदेलखंड के आसपास बोली जाती है। तो ये 3 बोलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत प्यारे बच्चों आती हैं। 4 बोलियाँ राजस्थान में और 3 बोलियाँ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। ये सभी क्या है? ये उपभाषाएं हैं, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। ये भी उपभाषा है, और ये भी क्या है? एक उपभाषा है, जो पहली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी भी क्या है? एक उपभाषा है, जिसका जन्म कहाँ से होता है मैं आपको बता चुका था, है ना। अपभ्रंश जो 7 प्रकार के होते हैं, उसमें स्वरसेंडी अपभ्रंश होता है, एक खस अपभ्रंश होता है, पिशाच अपभ्रंश होता है, एक ब्राचड़ होता है। तो पिशाच अपभ्रंश से किसका जन्म होता है? पहाड़ी हिंदी का। तो पहाड़ी हिंदी में भी कितनी है? 3 बोलियां शामिल है पहाड़ी हिंदी में प्यारे बच्चों। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। तो देखिए, कौन कौन सी बोलियां पहाड़ी हिंदी में आती हैं आप। एक कुमायूनी आती है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, एक गढ़वाली आती है, ठीक है, और एक नेपाली। ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली लोकल बोलियां हैं। क्या है? ये तीनों बोलियां हैं। मैं बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, जो कि कितनी बोलियां हैं हिंदी में? टोटल 18 बोलियां हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है, पूर्वी हिंदी में हो गया, राजस्थान में हो गया, पहाड़ी हिंदी में और पश्चिमी हिंदी में। और इसके बाद एक उपभाषा आती है बिहारी। कौन सी आती है? बिहारी हिंदी। ये भी क्या है? उपभाषा है। अब बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी हैं? आप देखिए, बिहार में जो बोली जाती है सबसे ज़्यादा आपको याद ही होगा, काफ़ी स्टार भी है भोजपुरी के, जैसे बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी जी, है ना। वो कौन से गाने में, कौन से भोजपुरी में सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने गीतों को गाया? इससे पहले जो एक्टर थे वो अपने, तो भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये बोली जाती है ना। मैथिली बिहार के अंतर्गत आती है। मैथिली बिहार के बहुत सारे हिस्सों में बोली जाती है। उसके अलावा एक बोली जाती है बिहार में मगही। कहाँ बोली जाती है? बिहार के अंतर्गत ही बोली जाती है। मगही का पान बड़ा फेमस है, पान प्रसिद्ध है, आप कभी किताब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर। तो भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो आप गिनोगे तो 3 बोलियाँ जो हो गई, 3 और 3 6, 10 हो गई, और 3 13, और 13 और 5 18। 5 किस्में थी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली। तो मैंने बताया, हिंदी में 5 उपभाषाओं में से 18 बोलियां निकलती हैं, और वो 18 बोलियां आपके ये सामने हैं। आप इन्हें आराम से नोट करेंगे, समझेंगे। राजस्थान में ये 4 बोलियां बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली बोली जाती है। बिहार में या बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली या नेपाली बोली जाती है। और ये हो गई। और पश्चिमी हिंदी में मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। पहली वीडियो को आप आसानी से देखोगे। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। इसे मैं हटा देता हूँ, इसे मैं रफ करता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चर्चा करते हैं। ये 18 बोलियाँ हो गई। आपसे कोई पूछे हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं? 18 बोलियाँ हैं। कितनी उपभाषाएं? 5। देखो एक बार फिर लिख देता हूँ, आपसे पूछा जाएगा। देखिए, शुरू से यदि प्रश्न बनता है तो प्रश्न की अगर चर्चा करते हैं एक पॉइंट में, तो देखिए पूछते हैं, हिंदी की उत्पत्ति।
हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, हिंदी की उत्पत्ति, है ना। तो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से एग्जामिनर ऑप्शंस दे रहा है। तो हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप सबसे पहले क्या बता दोगे अगर ऑप्शन में है तो अपभ्रंश से, है ना। हिंदी कहाँ से बनी है, अपभ्रंश में से हिंदी बनी है। आप इस तरीके का आंसर आप दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन जैसे देखिए, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी, तो आप उत्तर दे सकते हो इजीली, संस्कृत थी। ठीक है, कौन सी थी सबसे प्राचीन भाषा, संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, आप देख सकते हो, पश्चिमी हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ था या कौन सी भाषा में से, तो पश्चिमी हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश में से, शौरसेनी अपभ्रंश में से। जो पहला पॉइंट लिखा है यहाँ डिपेंड करता है अपभ्रंश है या संस्कृत है उत्तर में, है ना। तो हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अपभ्रंश में से हुई है बाय द वे। लेकिन सबसे प्राचीन भाषा कौन सी, संस्कृत मानी जाती है, तो डिपेंड करता है। पश्चिमी हिंदी का जन्म शौरसेनी अपभ्रंश में से हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा वो मराठी का जन्म, मराठी की उत्पत्ति बताइए कौन से अपभ्रंश से हुई है मराठी की, तो आप बताएंगे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। क्या बताएंगे, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में से। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बिहारी हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है, बिहारी हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप क्या बताएंगे, बिहारी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, मागधी अपभ्रंश में से, मागधी अपभ्रंश में से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट क्वेश्चन देख लीजिए आप, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आपसे पूछा जाए राजस्थानी उपभाषा का, कैसे भी लिख सकता है, उपभाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, राजस्थानी उपभाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, तो आप उत्तर देंगे पश्चिमी हिंदी से हुआ है, सॉरी माफी, राजस्थानी उपभाषा का जन्म शौरसेनी अपभ्रंश में से, शौरसेनी अपभ्रंश में से जन्म हुआ है। तो आप समझ पा रहे होंगे जो मैंने आपको रिपीट करके, इस तरीके से प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में प्यारे बच्चों बन चुके हैं। मैं बस बताना चाह रहा था कि इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपके लिए, है ना। तो आप इस तरीके से नोट कर लेंगे, हर वीडियोस में मेरे द्वारा या कोई ना कोई वीडियोस में मेरे द्वारा आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी क्वेश्चंस को लेकर के। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लोगे, इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा उसमें से बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक चार्ट और मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछा जाए शुरू में, मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया था, स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले कौन सी, संस्कृत, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा थी। संस्कृत में से कौन सी भाषा का जन्म होता है, पाली भाषा का जन्म होता है। पाली में से कौन सी भाषा का जन्म होता है, प्राकृत भाषा का जन्म होता है। प्राकृत में से कौन सी भाषा का जन्म होता है, अपभ्रंश का जन्म होता है। अपभ्रंश को क्या बोलते हैं, अवहट्ट कहा जाता है, जो सबसे बिगड़ी या सबसे भ्रष्ट भाषा। ठीक है, अब इस तरफ लिख लेंगे, अपभ्रंश में से जो जन्म होता है वो किसका, हिंदी का। ठीक है, अब हिंदी का जो जन्म होता है वो कौन से अपभ्रंश में से होता है, आपको बताइए। शौरसेनी आप यहाँ लिख सकते हो, है ना। उसके बाद शौरसेनी अपभ्रंश में से किसका जन्म होता है, ये भाषा आती है। शौरसेनी अपभ्रंश मैंने बताया था 7 प्रकार के अपभ्रंश हैं, तो शौरसेनी अपभ्रंश में से किसका जन्म होता है, पश्चिमी हिंदी का जन्म होता है। शौरसेनी अपभ्रंश में से पश्चिमी हिंदी का होता है, राजस्थानी का भी होता है, गुजराती का भी होता है। और पश्चिमी हिंदी में से किसका, ये पश्चिमी हिंदी है, इसके अंतर्गत बहुत सारी बोलियाँ आती हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है, ब्रज भाषा आती है। कौन सी बोली आती है, कन्नौजी आती है। कौन सी बोली आती है, बुंदेली आती है। ठीक है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। कौन सी बोली आती है, हरियाणवी आती है, जिसे कौरवी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो, इस तरीके का आप मानचित्र बना सकते हो इसे समझने के लिए। ये पूरा एक रो है आपके सामने ऐसे भाषाओं की उत्पत्ति को समझने के लिए, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप समझ गए, हिंदी में जो उपभाषाएं हैं वो कितनी है, उपभाषाएं कितनी है हिंदी में प्यारे बच्चों, 5। और बोलियाँ कितनी है हिंदी में, बोलियाँ हैं जो प्रमुख बोलियाँ हैं जो एग्जाम्स में आती हैं 18। आप इन दोनों आंकड़ों को याद रखेंगे उम्मीद करता हूँ। और आपसे पूछा जाए अपभ्रंश जो भाषाएं हैं वो कितने प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं हैं, वो 7 प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए प्राकृत का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता था, आप उत्तर देंगे प्राकृत भाषा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जैन धर्म में होता था।
आपसे पूछा जाए पाली का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होता था, तो पाली का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होता था, बौद्ध धर्म में प्यारे बच्चों होता था। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आज हिंदी की क्लास का, है ना। फर्स्ट और सेकंड ये 2 वीडियोस में इसको कवर कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, आप इसे नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रिपीट करके आप इसे एक बार देख लेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर इंतजार रहेगा, समस्या का समाधान दिया जाएगा अगर कहीं आपको डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो देखिए एक और बात कर लेते हैं हिंदी के विषय में, जो आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। हिंदी की अपनी माँ है, अपनी मातृभाषा है, तो हिंदी के बारे में बचपन से पढ़ते आते हैं, लेकिन बचपन से पढ़ते पढ़ते जब हायर क्लास में पहुँचते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन उसे आपको पढ़ना है, यूपी SSSC से संबंधित कोई भी जॉब्स लेनी है, यूपी SI में लेनी है, आपको यूपी लेखपाल में लेनी है, आपको BDO में लेनी है, आप जूनियर असिस्टेंट में लेनी है, कोई भी जॉब्स में लेनी है, तो हिंदी को आपको अवश्य अच्छे से देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए प्रश्न आ जाते हैं, हिंदी संविधान के कौन से भाग में है हिंदी का प्रावधान, कौन से भाग में है, तो भाग 17 रट लेना। संविधान के कौन से भाग में हिंदी का प्रावधान है, भाग 17 में है संविधान में। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा गया कई बार एग्जाम में, संविधान के कौन से आर्टिकल में है, संविधान के कौन से आर्टिकल में हिंदी का प्रावधान है, संविधान के कौन से आर्टिकल में, तो 343 से लेकर के 351 तक पूरा ही लिख देता हूँ, आप पूरा नोट करेंगे। हिंदी का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद कौन से में, 343 से 351 तक हिंदी के विकास के बारे में सारा प्रावधान दे रखा है। प्रावधान के बारे में मुख्य 343 से 51 तक जाता है ना। अनुसूची बताइए, आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रावधान कौन सी अनुसूची में, तो अनुसूची आपको बताइए। भाषाओं का प्रावधान कौन सी अनुसूची में, 8 में, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है भारतीय संविधान में, जैसा आपने पॉलिटी पढ़ रखा होगा। तो ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं, कौन से भाग में है, 17 में, ठीक है। और आर्टिकल्स संविधान के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, 343 से 351 तक प्रावधान है। अनुसूची कौन सी, 8। और भी मुद्दे यहाँ से पूछे जाते हैं हिंदी को लेकर के। देखिए हिंदी को 14 सितंबर 1949 को, ये डेट याद रखना, 14 सितंबर 1949 को किसके रूप में अपनाया गया, राजभाषा के रूप में अपनाया गया। राजभाषा के रूप में संविधान द्वारा, किसके द्वारा अपनाया गया, भाई संविधान ही अपनाएगा, संविधान द्वारा अपनाया गया। संविधान मतलब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो ये भी याद रखना है आपको। इसी वजह से क्या होता है, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं प्यारे बच्चों। कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। कब अपनाया गया, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। किसने अपनाया, संविधान सभा ने, संविधान द्वारा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो पॉलिटी से संबंधित हिंदी को लेकर के प्यारे बच्चों आ जाते हैं। और एक और पॉइंट साथ साथ आप यहाँ ऐड कर लेंगे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसे आप अलग से लिख लोगे, 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों, 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों में अंतर है, वो विश्व का है और ये राष्ट्रीय है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं। देखिए अगला बात करते हैं, भाषा का स्वरूप होता है, एक पॉइंट आता है यहाँ, भाषा का स्वरूप। क्या पॉइंट आता है, क्या मतलब होता है, भाषा का स्वरूप। तो भाषा के स्वरूप में प्रमुख 4 चीजों को बताया, 4 भाषाओं के बारे में बताया गया जो भाषा के स्वरूप है, जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से स्वरूप है आप देखिएगा, 4 जो स्वरूप है। एक स्वरूप में शामिल किया है बोली को, ठीक है। एक स्वरूप में शामिल किया है साहित्यिक भाषा को, ठीक है। तीसरा जो स्वरूप है इसमें शामिल किया गया है राजभाषा को, ठीक है। चौथा जो स्वरूप है जिसमें शामिल किया गया है राष्ट्रभाषा को, है ना। इनमें बड़ा डिफरेंट है, इनमें बड़ी समस्या रहती है हर बच्चे को, है ना। बोली क्या होती है, साहित्यिक भाषा क्या है, राजभाषा क्या है, और राष्ट्रभाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा है या राज्यभाषा है, इसमें बड़े कन्फ्यूजन का विषय रहता है, लेकिन आज क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। तो भाषा के स्वरूप के अंतर्गत 4 चीज़ों को, 4 भाषाओं को रखा गया है। एक बोली है, एक साहित्यिक है, एक राजभाषा, एक राष्ट्रभाषा है। सरल शब्दों में आप जानना चाहो तो बोली वो है जिसका कोई अता पता ना हो, जो स्थानीय स्तर पर बोली जाती है, अपने द्वारा गढ़ लिए जाते हैं शब्दों को, है ना। मुझे किसी से क्या बोलना है वो मैंने गढ़ लिया अपने तरीके से, इसका कोई नियम व कायदा नहीं होता है,
साहित्यिक भाषा वो होती है जो विकसित भाषा होती है, जिसके नियम होते हैं, जिसके कायदे होते हैं, जो व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल की जाती है, बहुत सारे कवियों ने इस्तेमाल करी है ना। साहित्यिक भाषा होती है, कहने का मतलब विकसित भाषा। साहित्यिक से ज़्यादा विकसित भाषा जो होती है और ज़्यादा डेवलप भाषा होती है, उसे राजभाषा के रूप में बोला जाता है ना। राजभाषा जैसे हिंदी क्या है, राजभाषा के रूप में अपनाई गई है, तो विकसित भाषा है हिंदी में। नियम है हिंदी के, है ना, नियम अनुसार उसका पढ़ा जाता है, किताबें लिखी जाती हैं, अध्ययन में लाया जाता है, उच्चारण में लाया जाता है ना। उच्चारण के माध्यम बहुत सारे अलग होते हैं, उसके माध्यम से राजभाषा को पढ़ा जाता है। और उससे ज़्यादा एक ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे बोली जाने वाली भाषा होती है राष्ट्र भाषा होती है। तो ये 4 बोलियों को बताया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखता हूँ, इसे आप नोट करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास भी आपके समझ में आएगी, और नहीं भी आती है तो कमेंट कीजिए सर, वेट रहेगा आपकी चीज़ों का, कमेंट्स का। तो देखिए बोली क्या है, पहला फैक्ट इसमें पढ़ लेंगे इम्पोर्टेंट। भारत में 600 से 700 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी बोली जाती हैं प्यारे बच्चों? 600 से 700 बोलियां बोली जाती हैं। आप समझ रहे होंगे भारत बहुत बड़ा देश है, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम, या यूं कहें आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, है ना। तो कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 600 से 700 स्थानीय स्तर पर, जिनका कोई अपना आता पता ज्ञान जन्म इनका नहीं होता है, स्थानीय तौर पर गढ़ लिया जाता है, ये बोलियां होती हैं, है ना। तो बोली की भाषा आप समझ गए होंगे, स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली, स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली, इसको बोली कहा जाता है। साहित्यिक भाषा में आ जाते हैं। साहित्यिक भाषा क्या होती है? साहित्यिक भाषा विकसित भाषा होती है, विकसित भाषा होती है, जिसके नियम होते हैं, है ना। साहित्यिक भाषा विकसित होती है, जिसके नियम होते हैं। एक 5 मिनट को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड। नियम होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, तो उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। तीसरी पे आ जाइए, राजभाषा। राजभाषा का मतलब क्या होता है? राजभाषा देखिए आप, राजभाषा का अर्थ होता है कोई भी राज्य मतलब देश से, कोई भी राज्य अपना शासकीय कार्य, शासन से संबंधित जो भी कार्य की बात कर, कोई भी राज्य अपना शासकीय कार्य या अन्य राज्यों के लिए पत्र व्यवहार जिस भाषा में करता है, अन्य राज्यों के लिए पत्र व्यवहार जिस भाषा में करता है, उस भाषा को क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं, ठीक है। कोई भी राज्य जिस भाषा में अपना शासकीय कार्य करता है, ऑफिशियल काम होते हैं सरकार के, या दूसरे राज्यों से पत्र व्यवहार होता है, तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? वो राजभाषा कहलाती है। समझ पा रहे होंगे, बेसिक डिफरेंस है। अब राष्ट्रभाषा की बात कर लेते हैं। राष्ट्रभाषा इसका होता है जिस देश में या किसी देश में, आप लिखो डेफिनेशन, किसी देश में कुल जनसंख्या का लगभग 60 से 70% लोग वही भाषा बोलते हों, कोई भी भाषा जो भी जिस देश की हो वही भाषा बोलते हों, वो उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। कहने का मतलब जो कुल जनसंख्या हो, उसका कुल जनसंख्या का 60 से 70% ऐसे लोग होंगे जो उस भाषा को व्यवहारिक रूप से समझ रहे होंगे, प्रयोग में ला रहे होंगे या बोलचाल कर रहे होंगे, है ना। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, व्यवहारिक रूप से प्रयोग में ला रहे होंगे, है ना, बोलचाल में इस्तेमाल कर रहे होंगे, या समझ पा रहे होंगे, है ना। ये तीनों कैटेगरी है इसकी, व्यवहारिक रूप से या बोलचाल के विषय में या समझने के विषय में होंगे। 60 से 70% लगभग लोग क्या कर रहे होंगे? इस भाषा को इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो राष्ट्रभाषा होती है किसी देश की। यहाँ एक फैक्ट में लिख देता हूँ, भारत में हिंदी समझने वाले या व्यवहारिक रूप से लाने वाले, प्रचलन में हिंदी समझने वाले लगभग कितने लोग हैं? 84% लोग ऐसे हैं जो इंडिया में हिंदी को समझते हैं, हिंदी को प्रयोग में भी लाते हैं, व्यवहारिक रूप से भी उसका कहीं ना कहीं अपने अपने स्थानीय स्तरों पर काम या क्रियाकलाप करते हैं दिन भर के, है ना।
तो हिंदी को भी आप क्या बोल सकते हैं, 84% पीपल्स है ना लिविंग इन इंडिया टू स्पीक द हिंदी। तो हिंदी को बोलते हैं, समझते हैं, बोलचाल की भाषा में लाते हैं। तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को आप समझ सकते हो, है ना। राजभाषा जो सरकार अपना काम कर रही है, राजभाषा वो होती है। राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया है, सरकार अपना काम करती है हिंदी को, और वही भाषा क्या है, हिंदी को बोला भी जाता है भारत में। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे भाषा के स्वरूप में ये 4 प्रकार की कुछ बेसिक सी चीजें हैं, बस है ना, समझने के लिए एग्जाम्स में आता है नहीं आता है डिपेंड करता है, लेकिन आपके दिमाग में जाएंगी अपनी भाषा के बारे में, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं इसे हटाता हूँ और आगे चलता हूँ, है ना, आगे चलते हैं। तो देखिए आप इसे समझ पाए होंगे बेहतरीन तरीके से। इसके बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे अपन लोग, किसके बारे में बात करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक होगा स्वरों का वर्गीकरण होगा, है ना, स्वर या वर्ण का होगा। अगला जो टॉपिक होगा हिंदी में वो क्या होगा, हमारा वर्ण होगा। और वर्ण को कितने प्रकार से पढ़ा जाता है प्यारे बच्चों, वर्ण को 2 प्रकार से हिंदी में पढ़ा जाता है, वर्णों को, है ना, 2 प्रकार से क्या पढ़ा जाता है, एक स्वर होते हैं, स्वर वर्ण, और एक होते हैं व्यंजन, एक व्यंजन वर्ण होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, है ना। स्वरों की संख्या कितनी होती है, सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है, 11। स्वर कितने होते हैं, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं व्यंजन, है ना। व्यंजनों की संख्या हिंदी में कितनी होती है, 33 होती है, और स्वरों की संख्या 11 होती है ना। प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले स्वरों की बात करेंगे, जैसे समझ लीजिए स्वर कितने होते हैं, खाली प्रश्न है आपके सामने, स्वर कितने होते हैं, हिंदी में भी नहीं लिख रहा है वो, स्वर कितने होते हैं, तो उत्तर आ जाएगा 13 होते हैं स्वर। यदि यहाँ लिखेगा हिंदी में स्वर कितने होते हैं तो 11, स्वर कितने होते हैं, जैसे संस्कृत में भी 13 होते हैं ना, 2 होते हैं, अंग होती है, अंगा होता है, तो उनको मिला करके 13 होते हैं, है ना। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए हिंदी में स्वर कितने होते हैं, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं, आप इसका उत्तर क्या दोगे, हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 ही होती है। ये बेसिक, मैंने आपको 2 प्रश्न आपको बेसिक रूप से समझाए हैं। तो आगे स्वरों की बात करेंगे, है ना। एक और तीसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे बेसिक से, मात्रिक स्वर कितने होते हैं हिंदी में, मात्रिक स्वरों की संख्या, मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, है ना। आप कहोगे यार नहीं 10 होते हैं, मात्रिक स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं, है ना। मात्रिक स्वरों की जो संख्या